अब बंडल शीट सेल्स में क्या होगा, बंडल शीट सेल्स में वापस से इस मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे। मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे मतलब उसमें से एक CO2 को माइनस कर देंगे, -1C, एक कार्बन निकाल देंगे। एक CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा तो एक कार्बन कम हो जाएगा ना उसमें से, तो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा विच इज पायरुविक एसिड। तो हमारा 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बन गया बंडल शीट सेल्स में। तो मैलिक एसिड था 4 कार्बन का, उसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ मतलब CO2 उसमें से रिलीज हो गया, तो और बना हमारा पायरुविक एसिड 3 कार्बन का। और ये जो CO2 रिलीज हुआ है, CO2 यूज होगा केल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में। इफ यू रिमेंबर वहाँ पे पहला स्टेप क्या था, कार्बोक्सिलेशन। CO2 ही तो यूज हो रहा था ना उस स्टेप में, CO2 से ही तो ग्लूकोज बन रहा है, तो CO2 यूज हो जाएगा केल्विन साइकिल में। तो केल्विन साइकिल क्या है हमारी, C3 साइकिल। तो C3 साइकिल हमारी बंडल शीट सेल्स के अंदर आके चलेगी। और मीजोफिल में चल रही है हमारी C4 साइकिल, जहाँ पे पहला जो प्रोडक्ट बना था वो 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना था। तो एंजाइम यूज होगा यहाँ पे, मैलिक एंजाइम। प्रोडक्ट बना पायरुविक एसिड और CO2, 2 चीज़ें बनी, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड और CO2 बना। CO2 इज यूटिलाइज फॉर C3 पैथवे। केल्विन साइकिल शुगर सिंथेसिस, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ना कि जो मेन जो शुगर सिंथेसिस करेगी बायोसिंथेटिक फेज जो होगा वो हमेशा C3 साइकिल ही होगी। तो C4 प्लांट्स में दोनों साइकिल चलेंगी, जो शुगर सिंथेसिस होगा वो C3 ही करवाएंगे, C3 पैथवे के थ्रू ही होगा। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए वो कन्वर्ट करेंगे NADP+ को बैक टू NADPH। वापस से यहाँ पे NADPH मिलेगा, क्योंकि हमें NADPH की ज़रूरत भी तो होती है शुगर सिंथेसिस के सेकेंड स्टेप में, रिडक्शन वाले स्टेप में। तो यहाँ पे वापस से NADPH बनेगा। और ये जो हमारा पायरुविक एसिड बना है, ये C3 साइकिल में इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको हम वापस भेज देंगे। पायरुविक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू मेसोफिल सेल्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। जिस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मैलिक एसिड यहाँ पे आया और वो डीकार्बोक्सिलेट हुआ इनटू CO2 एंड पायरुविक एसिड, उसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हमारा पायरुविक एसिड जो किसी काम का नहीं है C3 साइकिल में, वो वापस चला जाएगा हमारे प्लाज्मोडेस्माटा के ही थ्रू मेसोफिल सेल में, जहाँ से वो आया था वापस चला जाएगा। अब ये मेसोफिल सेल में वापस चला गया पायरुविक एसिड, तो क्यों गया है, कुछ काम होगा इसका, रीजनरेशन करने के लिए गया है ये। तो ये रीजनरेशन करेगा हमारे PP की। पायरुविक एसिड इज फोस्फोराइलेटेड टू फोस्फोइनोल पायरुवेट। PEP याद हो अगर, प्राइमरी एक्सेप्टर था C4 साइकिल में। CO2 का PEP हमारा 3 कार्बन का होता है, CO2 1 कार्बन का, दोनों मिलके 4 कार्बन का हमारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना रहे थे। तो पायरुविक एसिड फोस्फोइनोल पायरुवेट बना लेगा, वापस रीजनरेट हो जाएगा हमारा फोस्फोइनोल पायरुवेट, जिससे साइकिल कंटिन्यू हो सके। तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, यहाँ पे एक ATP यूज होगा, ATP की जरूरत पड़ती है, ATP ADP में कन्वर्ट होगा अपना फोस्फेट देके, और ये बन जाएगा फोस्फोइनोल पायरुवेट। एंजाइम क्या है, पायरुविक डाइकाइनेज। ATP मॉलिक्यूल हमारा यूज हो रहा है इस स्टेप में। तो हमारी C4 साइकिल में एक ग्लूकोज बनाने के लिए C4 वाले प्लांट्स में कितने ATP यूज हो रहे हैं, 30 ATP यूज हो रहे हैं इसमें, 6 × 5, ये 6 ATP, 6 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, 5 ATP एक साइकिल में, 5 ATP यूज हो रहे हैं। 2 ATP तो हमारे यूज होंगे, 2 ATP हमारे यूज होंगे, 1 सेकेंड, पहले एक CO2 का देख लेते हैं। एक CO2 फिक्स करने में, मतलब कि एक CO2 की बात हो रही है, मतलब एक साइकिल की बात हो रही है। तो C3 साइकिल एक चल रही है, C3 साइकिल में तो 3 ATP यूज हो ही रहे थे, और C4 साइकिल जो चल रही थी वहाँ पे सिर्फ रीजनरेशन वाला, जो ये वाला लास्ट स्टेप देखा है, इसमें ATP का यूज़ हो रहा है। इसमें हमारे 2 ATP यूज़ होते हैं रीजनरेशन वाले स्टेप में, तो टोटल 5 ATP हो गए। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 साइकिल लगेंगे, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे तो टोटल 30 ATP हो गए। और हमारे NADPH कितने बन रहे हैं, NADPH सेम ही है, 12 NADPH। 12 NADPH कैसे, एक साइकिल में 2 NADPH यूज़ होते हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। NADPH तो 2 ही यूज़ हो रहे हैं ना, रिडक्शन वाले स्टेप में यूज़ हो रहे थे। मेसोफिल सेल्स में एक बार रिडक्शन हुआ था, फिर नीचे जो हम गए थे बंडल शीट सेल्स में, वहाँ पे जो हमारा NADPH था वो रीजनरेट हो गया था, कोई नया यूज़ नहीं हुआ था, तो NADPH 2 ही रहेंगे एक साइकिल में। तो टोटल 6 साइकिल के 12 हो गए, ATP टोटल 30 हो गए। तो पता होना चाहिए 30 ATP, 12 NADPH। C3 में कितने ATP यूज़ हुए थे, 18, और NADPH सेम 12 यूज़ हुए थे।
एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम से देख लो, ये हमारी बाहर ऊपर मेसोफिल सेल्स है, ये नीचे वाली हमारी बंडल शीट सेल्स है। मेसोफिल सेल में 2 स्टेप होंगे। पहले एटमॉस्फेरिक CO2 का फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन का एक्सेप्टर कौन है, PEP फोस्फेनोल पायरुवेट, ये बनाएगा C4 एसिड, 4 कार्बन का एसिड बनाएगा जिसका रिडक्शन होगा और बनेगा हमारा मैलिक एसिड। इसमें इतना डिटेल में दिखाया नहीं है, सिर्फ नाम दिया है C4 एसिड बनेगा, वो तो पता ही है कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा, उसका रिडक्शन होकर बनेगा मैलिक एसिड और फिर वो जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट होगा। जब उसका ट्रांसपोर्ट होगा तो वो हमारा C4 एसिड है, उसको वापस से डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, CO2 रिलीज हो जाएगा। ये CO2 जो है ये फिक्स, इट विल बी, इसकी फिक्सेशन हो जाएगी बाय केल्विन साइकिल, C3 साइकिल से इसकी फिक्सेशन होगी। केल्विन साइकिल से मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट हुआ, उसकी 4 कार्बन का है, उसकी डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो CO2 अलग हो जाएगा, CO2 हमारा अलग हो जाएगा और CO2 की फिक्सेशन हो जाएगी बाय C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। और क्या बचेगा, 4 कार्बन का था, एक CO2 निकल गया तो 3 कार्बन का एसिड बचा विच इज पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड वापस से ट्रांसपोर्ट बैक हो जाएगा टू दी मेसोफिल सेल और वहाँ पे होगा रीजनरेशन में 2 ATP लगते हैं और रीजनरेशन से क्या बना देगा, वापस से फोस्फेनोल पायरुवेट बना देगा ये। अब यहाँ पे C3 साइकिल क्यों चल रही है, क्योंकि ये जो हमारा बंडल शीट सेल है इसके पास रुबिस्को एंजाइम है और ये जो हमारी मेसोफिल सेल है इसके पास रुबिस्को एंजाइम नहीं है, तो यहाँ पे C3 साइकिल नहीं हो सकती। इसके पास इसके पास पेप्केज एंजाइम है, फोस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि इसकी कार्बोक्सिलेशन कर सकता है और C4 प्रोडक्ट बना सकता है। तो किसके पास कौन सा एंजाइम है ये पता होना चाहिए।